आज हम बात करते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस के बारे में। मॉर्निंग स्टिफनेस एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। मॉर्निंग स्टिफनेस का अगर सिंपल हम नॉर्मल हिंदी में समझना चाहें तो उसका मतलब है सुबह में शरीर में जकड़ाहट होना। ये जो जकड़ाहट होती है ये बहुत अलग-अलग जॉइंट्स में हो सकती है। किसी को हाथ की उँगलियों में होती है, किसी को कमर के नीचे के भाग में होती है जिसको कि हम लोअर लंबर स्पाइन कहते हैं। किसी को गर्दन में रहती है, किसी को घुटने में रहती है, किसी को पूरी बॉडी में रहती है। तो क्या ये सारी बराबर हैं? अगर हम देखें तो है तो सारी जकड़ाहट ही। सुबह उठे बॉडी स्टिफ है, हमको हिलने-डुलने में टाइम लगता है, अच्छा नहीं लगता सुबह उठ के। लेकिन क्या ये सारी बराबर हैं? ये एक मेडिकल क्वेश्चन है। अगर हम मेडिकली देखें तो ये सारी बराबर नहीं होती। अगर हम उँगलियों की स्टिफनेस या जकड़ाहट की बात करें, तो उँगलियों में जो होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, जिसको कि हम नॉर्मल भाषा में गठिया कहते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो नॉर्मली फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है और ये 40 साल के लगभग की उम्र में ज़्यादा इसमें लक्षण पाए जाते हैं। किसी-किसी को यंग एज से भी हो सकता है जब किसी को सीवियर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो। तो अगर सुबह उठ के हाथ की उँगलियों में किसी को जकड़ाहट हो रही है, सुबह उठ के लगता है ये उँगलियाँ सारी हिल नहीं रही हैं, स्टिफ है, 10-15 बार ऐसे-ऐसे करना पड़ता है या गर्म पानी में डालना पड़ता है तब जाके उँगलियाँ खुलती हैं। तो ये पहला सिम्पटम हो सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। इसमें भी अगर किसी को आधे घंटे तक इस तरह की स्टिफनेस रहती है, तो वो सिग्निफिकेंट स्टिफनेस कहलाती है। तो उस सिचुएशन में रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, खास तौर से अगर आप फीमेल हैं तो। अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की फैमिली हिस्ट्री है, जैसे अगर कोई लेडी है या कोई आदमी है जिसकी मदर को या फादर को रूमेटॉइड अर्थराइटिस रहा हो या उनकी फैमिली में रूमेटॉइड अर्थराइटिस किसी को हो, जैसे उनके भाई को, और अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो उसमें भी ब्लड रिलेटिव का होना ज़रूरी है। ब्लड रिलेटिव को अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो फैमिली में और लोगों को भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मॉर्निंग स्टिफनेस अगर है किसी को, खास तौर से फीमेल, 40s के करीब एज है या यंग लेडी है और फैमिली हिस्ट्री भी है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक ब्लड टेस्ट होता है। वो आपको बिल्कुल करा के देखना चाहिए कि कहीं आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं है। दूसरा, उँगलियों में जकड़न या फिर मॉर्निंग स्टिफनेस बड़ी कॉमन है पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड में भी। इसमें नॉर्मली ये डेफिशिएंसी से होता है, जैसे विटामिन डी कम होना या कैल्शियम डेफिशिएंसी से। खास तौर से वो लेडीज जो लास्ट ट्राइमेस्टर में हो प्रेगनेंसी के या जस्ट पोस्ट प्रेगनेंसी हो, उन लोगों में नॉर्मली ये डेफिशिएंसी से देखा जाता है, रूमेटॉइड की वजह से नहीं। तो इसलिए कौन सी लेडी को किस एज ग्रुप में किस तरह का सिम्टम है और उसके पहले प्रेगनेंसी थी नहीं थी, इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम हर किसी को ब्लाइंडली ये नहीं कह सकते कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। इसके सिवा कुछ स्टिफनेस होती हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड होती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जिसको कि हम समानता गठिया कहते हैं, जोड़ों का गठिया, जिसको कि जैसे हम कहते हैं हमारे को घुटने में दर्द है, ये नॉर्मली बड़ी उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। 50 या 60 साल के जो लोग हैं, अगर वो सुबह सो के उठते हैं और उनको लगता है घुटने में अकड़ाहट है, तो वो अर्थराइटिस का अर्ली इंडिकेशन हो सकता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको कि सुबह उठ के चलने के लिए ही काफी टाइम लग जाता है। जैसे उठे, उसके बाद उनको थोड़ी देर बेड में बैठना पड़ता है, थोड़ी देर एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, घुटने को हिलाना पड़ता है, उसके बाद वो खड़े होकर चल पाते हैं। ये खास तौर से घुटनों में देखने को मिलता है या हिप जॉइंट में देखने को मिलता है। तो ये अर्थराइटिस का लक्षण है, इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये डिफरेंट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस से। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी जरूरी नहीं कि सिर्फ हाथ के जोड़ में ही स्टिफनेस हो, बॉडी के बाकी जॉइंट्स में भी स्टिफनेस हो सकती है, लेकिन ज्यादातर हाथ में स्टिफनेस होना इसका पहला लक्षण है, जिसको कि हम जल्दी पिकअप कर सकते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जैसे एल्बो में, स्पाइन में, नीज में, हिप में, हर जगह पे स्टिफनेस हो सकती है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में नॉर्मली हमको जो मेजर जॉइंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में स्टिफनेस होती है, जैसे नी हो गए, जिसमें कि नी का अर्थराइटिस बहुत कॉमन है। इसी तरह हिप जॉइंट होता है, वहां पे अर्थराइटिस कॉमन है। रेयरली किसी को शोल्डर जॉइंट में भी हो सकती है, लेकिन शोल्डर में जब होती है तो उसका ज्यादा कॉमन रीजन जो होता है वो होता है फ्रोजन शोल्डर, जिसमें कि पेशेंट को अपना कंधा उठाने में या पीछे ले जाने में दिक्कत होती है। मतलब जैसे अगर मैं भी आपके सामने बैठा हूं ऐसे कैमरे में, मैं अपना हाथ पूरा ऊपर ले जा सकता हूं, लेकिन अगर कोई फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है तो उसका हाथ हो सकता है इतना जाए और उसके ऊपर ना जा रहा हो। इसमें भी मॉर्निंग में उठ के स्टिफनेस ज्यादा होती है।
और फ्रोजन शोल्डर अपने आप में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन पेशेंट को परेशान कर सकते हैं क्योंकि कंधे का मूवमेंट कम हो जाता है। अब ये है ज़्यादा कॉमन होता है उन लोगों में जिनको शुगर की बीमारी होती है। इसमें धीरे-धीरे कंधे में दर्द बढ़ता जाता है। रात को इस करवट सोने में, जिस तरह आपका फ्रोजन शोल्डर है, उस तरह सोने में आपको दर्द हो जाता है। जब आप लेटते हैं, तो सुबह जब आप उठते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि पूरा कंधा जाम है, हाथ हिल ही नहीं रहा। फिर थोड़ी देर आप एक्सरसाइज करेंगे, फिर धीरे-धीरे मूवमेंट आ जाता है। तो ये तीनों तरह की दिक्कतें अपनी अलग-अलग हैं और नॉर्मली अलग-अलग जोड़ों में मिलती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके सिवा कुछ और भी तरह के अर्थराइटिस रहते हैं जो कि कम है कॉमन, लेकिन फिर भी इसके काफ़ी पेशेंट्स ओपीडी में हमको देखने को मिल जाते हैं। वो होते हैं इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अपने आप में एक स्पेशल तरह की बीमारी है जो कि इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस कैटेगरी में आती है। इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का मतलब ये है कि शरीर में अंदरूनी सूजन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उससे होने वाला अर्थराइटिस। अब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में खास बात यह है कि मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है और ये कमर के नीचे के भाग को ज़्यादा अफेक्ट करती है। शुरुआती सिम्पटम में पेशेंट को नीचे के भाग में दिक्कत होती है कमर के, लेकिन धीरे-धीरे ये ऊपर की कमर में भी हो सकती है, हिप जॉइंट में भी हो सकती है, नी में भी हो सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी प्रेजेंटेशन बहुत तरह का रहता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जब हम बात करते हैं तो ये मेल्स और फीमेल्स में अलग-अलग प्रेजेंट कर सकता है। मेल्स में जब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो वो ज़्यादातर एक्सियल स्केलेटन को इन्वॉल्व करता है। एक्सियल स्केलेटन मतलब जैसे हमारी कमर हो गई या गर्दन हो गई। लेकिन जब फीमेल्स में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो वो पेरिफेरल जॉइंट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, जैसे कि नी को, रिस्ट को, एल्बोज को। तो ये एक बेसिक डिफरेंस रहता है मेल और फीमेल के बीच के एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। ऐसा नहीं कि फीमेल्स में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्पाइन को अफेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कम करता है। और इसमें भी अगर हम देखें तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कुछ बड़े टिपिकल फीचर्स होते हैं। जैसे दर्द जो है रात के वक्त होता है जब इंसान सो रहा होता है। जैसे अगर आप 10 बजे सोए, हो सकता है 2-3 बजे कमर में इतना तेज दर्द हो कि आपकी उससे आंख ही खुल जाए। आपको लगे थोड़ा सा उठ लेता हूँ, चल लेता हूँ। दूसरा, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में जब आप हिलते डुलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, यू फील बेटर। तो काफी पेशेंट्स होते हैं जो कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के होते हैं। उन लोगों में वो जब सो के उठते हैं बॉडी जकड़ी हुई होती है। उसके बाद वो थोड़े हिलते डुलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या गर्म पानी से नहाते हैं। उसके बाद उनको लगता है बॉडी ठीक हो गई, फिर अपने काम पे चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे सिम्टम बढ़ते चले जाते हैं। सुबह उठ के पहले उनको अगर 5 मिनट में बॉडी ठीक हो जाती थी, फिर थोड़े दिनों बाद 10 मिनट लगने लगेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह से टाइम बढ़ता चला जाता है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस अगर इस तरह का है कि जिससे रात में नींद खुल जा रही हो, कमर में हो, तो काफी शक हमारा जाता है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी है क्या। इस सिचुएशन में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसको हम जल्दी डायग्नोस कर लें, ताकि हम पेशेंट की लाइफ पेन फ्री बना पाएं, स्टिफनेस फ्री बना पाएं। स्टिफनेस अपने आप में बॉडी का एक सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं है। काफी बार पेशेंट्स हमारे पास सिर्फ स्टिफनेस लेके आते हैं और कोई उनको सिम्टम नहीं होता, कोई बीमारी उनकी डायग्नोस नहीं हुई होती। अब जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उसको हम ब्लड टेस्ट से बिल्कुल पकड़ सकते हैं। एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को करते हैं, वो पॉजिटिव आता है और उस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इसी तरह रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसका भी ब्लड टेस्ट है। फ्रोजन शोल्डर का अनफॉर्चुनेटली कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, लेकिन हम क्लिनिकली देख के ही पेशेंट को पता लगा सकते हैं कि क्या इसको फ्रोजन शोल्डर है। इसी तरह दूसरा टेस्ट जो फ्रोजन शोल्डर को कंफर्म कर सकता है वो है एमआरआई। एमआरआई जब हम करते हैं तो हमें उससे पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या फ्रोजन शोल्डर है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्लिनिकल डायग्नोसिस से ही हम फ्रोजन शोल्डर का पता लगा लेते हैं। इसके सिवा जो बाकी चीजें रहती हैं इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, उसमें बड़े स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होते हैं जो हमको करके देखने पड़ते हैं ताकि हमें पता चले कौन सा तरह का अर्थराइटिस है। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो उसके लिए ब्लड टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, ज्यादातर केसेस में एक्सरे से ही पता चल जाता है। जैसे अगर नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसकी वजह से मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है, सीढ़ी चढ़ने में दर्द हो रहा है, पलोथी लगाने में दर्द हो रहा है, या पेशेंट इंडियन बाथरूम नहीं यूज कर पा रहा, तो हम उनका एक टेस्ट करते हैं जो कि एक सिंपल एक्सरे होता है। वो एक्सरे करा के हमको दिख जाता है कि पैर में या घुटने में अर्थराइटिस है
और उस अर्थराइटिस का जो भी ग्रेड आता है एक्सरे में, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अगर हम ओवरऑल ट्रीटमेंट की बात करें, तो मॉर्निंग स्टिफनेस ज़रूरी नहीं कि हमेशा ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। कितनी देर के लिए मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है, कितनी सीवियर हो रही है, पेशेंट को और एक्जिस्टिंग क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस हिसाब से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, ज़्यादातर केसेस में अगर हम ट्रीट नहीं करते तो धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है। तो अगर किसी पेशेंट का रूमेटॉइड अर्थराइटिस का टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो हम डेफिनिटली मेडिसिन शुरू करते हैं उनको। वो मेडिसिन्स ये भी हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग चलें, ये भी हो सकता है कि हमें थोड़े पीरियड के लिए देनी पड़े और उसके बाद पेशेंट का अगर खुद से ही सिम्पटम्स कंट्रोल हो जाते हैं तो मेडिसिन रोक भी दें। लाइफ में काफ़ी बार हमें मेडिसिन्स कम भी करनी पड़ती हैं, काफ़ी बार बढ़ानी भी पड़ती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि बॉडी में कितना इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चल रहा है। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी पैटर्न कुछ ऐसा ही रहता है। नॉर्मली शुरू में जब पेशेंट को पता चलता है तो हम थोड़े टाइम के लिए दवाइयाँ देते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्पटम्स बहुत ही मिनिमल होते हैं, लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। वो एक्सरसाइज से ही काम चला लेते हैं। कुछ पेशेंट्स में एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बड़ा ही साइनोसॉइडल पैटर्न होता है सिम्पटम्स का। मतलब कभी सिम्पटम्स आते हैं, फिर कुछ महीने या साल के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। इसी तरह से फ्रोजन शोल्डर में नॉर्मली 3 फेजेज़ रहते हैं। एक फेज़ होता है जिसमें कि शुरू में पेन बढ़ता है और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। सेकंड फेज़ आता है कि जिसमें पेन कम हो जाता है लेकिन कंधे का मूवमेंट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और तीसरा फेज़ आता है कि जब धीरे-धीरे कंधे का मूवमेंट भी खुलने लगता है, पेन भी उनका कम हो जाता है। इन सब से अलग रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है एज के साथ होने वाला अर्थराइटिस, जिसको कि हम उम्र के साथ होने वाला गठिया भी कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट को अगर एक बार ग्रेड 3 या ग्रेड 4 अर्थराइटिस है सपोजिंग घुटने का, उस सिचुएशन में जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, हो सकता है तब स्टिफनेस पेशेंट की काफ़ी ज़्यादा हो। फिर धीरे-धीरे एक्सरसाइजेस शुरू कराते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं, पेशेंट को वेट लॉस करने को बोलते हैं, तो पेशेंट के सिम्पटम्स कम होते चले जाते हैं। लेकिन अर्थराइटिस अगर बढ़ता जाता है, तो ये भी हो सकता है कि इन स्पाइट ऑफ मेडिसिन्स, इन स्पाइट ऑफ एक्सरसाइजेस, पेशेंट अनकंफर्टेबल रहे, स्टिफनेस बढ़ी जाए। तो उस सिचुएशन में फिर हमें देखना पड़ता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट करना है। कभी-कभी ट्रीटमेंट तो मेडिसिन्स, एक्सरसाइजेस से ही काफ़ी अच्छा हो जाता है। कभी हमको उसमें इंजेक्शंस देने पड़ते हैं और लास्ट रिसॉर्ट है नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट अगर ज़रूरी है तो। तो जब हम मॉर्निंग स्टिफनेस की बात करते हैं, तो इस सिम्पटम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप जितना जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाएँगे, जितना जल्दी आप इसका टेस्ट करा के इसको डायग्नोज़ करेंगे, उतना जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और आपके लिए उतना ही बेहतर है ये। काफ़ी सिचुएशंस में हमारे पास पेशेंट्स काफ़ी लेट आते हैं या ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया होता जिन्होंने। उन सिचुएशंस में डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है जॉइंट्स में, जैसे कि हाथ या पैरों का टेढ़ा हो जाना। ख़ास तौर से जैसे कि हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें, तो उसमें घुटने मुड़ जाते हैं या हाथ टेढ़े हो जाते हैं, उँगलियाँ जो होती हैं वो इस तरह से साइड में चली जाती हैं, इस तरह के सिम्पटम्स हो जाते हैं। उस सिचुएशन में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हमें कभी-कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है, जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर एल्बो रिप्लेसमेंट सर्जरी। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अगर हम मेडिसिन से ही कंट्रोल कर लें और पेशेंट अपनी डाइट और बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उससे हम कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट उस स्टेज तक पहुँचे ही नहीं जहाँ पे कि उसको डिफ़ॉर्मिटी हो। अगर डिफ़ॉर्मिटी हो रही है, तो फिर उसका भी इलाज है। इनिशियली तो हम नॉन ऑपरेटिव या कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट ही ट्राई करते हैं, बट इफ नथिंग वर्क्स तो लास्ट उसमें ऑप्शन रहता है कि हम उसमें सर्जरी प्लान करें। तो नॉर्मली मॉर्निंग स्टिफनेस अपने आप में सिर्फ सिम्पटम है, लेकिन वो एक बीमारी का इंडिकेशन हो सकता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें और जो भी आपके सिम्पटम्स हैं, जो आपकी एज है, आपके जेंडर को भी देखेंगे आपके डॉक्टर्स, आपके बाकी के सिम्पटम्स क्या हैं, उनको भी देखेंगे। उस हिसाब से वो आपका एक डायग्नोसिस बनाएँगे, जिसको हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, ये भी हो सकता है कुछ महीने मेडिसिन लेनी पड़े, ये भी हो सकता है कुछ साल मेडिसिन्स लेनी पड़े। बट इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, देन इट शुड बी डन। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए
ताकि फ्यूचर में आपको डिफॉर्मिटीज डेवलप ना हो, फ्यूचर में आपको सर्जरी की जरूरत ना पड़े। अब आप लोगों के अगर कोई भी सवाल हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम।